वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जान, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का हम 13.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। 13.2 में हमने 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 है नंबर 12। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को 3 बार उछाला जाता है और कम से कम एक बार। जब भी आपको बोला जाए कम से कम एक, ध्यान रखना है अगेन, जब भी बोला जाए कम से कम एक, मतलब है यूनियन लेना है, यूनियन या संघ लेना। ठीक है, तो ये बनता है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। 3 बार उछाला गया है तो अपन ले लेते हैं, पासा है, 3 बार उछाला गया है विषम संख्या प्राप्त होने की। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, कम से कम एक मिले तो हमेशा यूनियन लेना है। एक चीज तो ये पता लग गई, कम से कम एक मतलब यूनियन लेना है। 3 बार उछाला गया है इसलिए मैंने ए बी सी लिया है। फॉर्मूला होता है बड़ा सा, लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, देन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी, सॉरी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। या तो आप ये सूत्र यूज कीजिए, पहला तरीका, या फिर दूसरा तरीका ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। और मैं जानता हूं सभी स्टूडेंट्स को यही मेथड, सेकंड वाला जो तरीका है वही पसंद आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। तो अब कैलकुलेट करते हैं ए बार बी बार और सी बार की अलग अलग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ पी ऑफ ए, जो कि निकलेगा अपने पास 1 माइनस विषम संख्या की प्रायिकता। जो पासा है उसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6, विषम संख्या होती है 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 3/6। एक विषम संख्या होने की प्रायिकता देख रहे हैं, 1 माइनस 3/6, ये हो जाएगा अपने पास 1/2। तो बी बार भी इतना ही आएगा और सी बार भी इतना ही आएगा, क्योंकि ये पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है। पासा है को जब फेंका गया तब विषम संख्या आने की प्रायिकता लिखी है हमने, तो वो क्या बनेगी? 3/6। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 1 माइनस 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1 माइनस 1/8। हल करोगे तो आंसर आ जाएगा 7/8। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ नंबर 12 फिनिश। नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदे हैं। 10 काली एंड 8 लाल गेंदे हैं। बिना प्रतिस्थापन के है, मतलब एक बार निकाली, फिर उसके बाद वो साइड में रखी हुई है, फिर अगली बॉल निकाली है। ठीक है, अब प्रायिकता ज्ञात करनी है, दोनों गेंदे लाल हो। फर्स्ट बोथ आर रेड, दोनों गेंदे लाल हो। ठीक है, यदि दोनों गेंदे लाल है, टोटल गेंदे कितनी है? 8 और 10 18। अगर दोनों गेंदे लाल है तो पहली गेंद निकलेगी रेड में से, तो 8/18। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 4/9। और अगली गेंद निकलेगी, उसमें क्या होगा?
ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, दोनों रेड निकालनी है। देखो या तो ऐसे कर लो और दूसरी भी क्या होगी 4/9, या फिर एक और तरीका है, प्रायिकता में मेथड तो खूब सारे आने ही है। देखो रेड चुनना है तो 8 में से 2 बटा टोटल 18 में से 2, इसको सॉल्व करोगे तो 8 गुणा 7, ठीक है, पर ये ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ये यूज करो आप तो, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है वो यूज करो। क्या बोलेंगे, टोटल है 8/18, अगेन दूसरा वाला भी 8/18, क्योंकि यहां पे दिया गया है बिना प्रतिस्थापित, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास 4/9, ये बन जाएगा 4/9, आंसर आ जाएगा 16/81, ठीक है। तो ये जाएगा 13 के फर्स्ट का 16/81। अब इसका सेकंड पार्ट में बोला है प्रथम काली दूसरी लाल, ठीक है, प्रथम काली एवं दूसरी लाल, तो फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड। यस, पहली काली निकालनी है, बोलो प्रायिकता। पहली काली है 10, ठीक है, काटो तो कितना हो जाएगा ये, 2 पंजे 10, दूसरी रेड, कितना आ गया आंसर 20/81, ठीक है। तो सेकंड का आ गया 20/81। थर्ड, एक काली तथा दूसरी लाल हो। अब देखो यहाँ पे फर्क और यहाँ पे फर्क क्या है, यहां तो बोला था पहली फिक्स कर दिया था, पहली ब्लैक एंड दूसरी रेड है, और थर्ड वाले में बोला है हाँ, अब की बार फिक्स नहीं किया, तो एक ब्लैक एंड एक जो है रेड है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑप्शन बन सकते हैं हमारे पास दो, बिल्कुल तूने सही बोला। एक क्या बन सकता है, ब्लैक रेड, और एक रेड ब्लैक। आपने निकाला ये सेम टू सेम आएगी, ये भी 20/81 होगी और ये भी 20/81 ही होनी है। हल करोगे तब सेम वैल्यू आएगी, बस गुणा में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं आगे पीछे का, तो आंसर बन जाएगा 40/81, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट 13 के तीनों पार्ट। पहला था दोनों रेड है तो 8/18, 8/18, एक ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, एक ब्लैक एंड एक रेड, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखें, यहां पे सीक्वेंस फिक्स और यहां पे सीक्वेंस फिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करें क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है हमें एक विशेष समस्या, एक समस्या है जो स्पेशल है। देखते हैं भाई क्या बोला है स्पेशल समस्या को। ए और बी स्वतंत्र रूप से हल करते हैं। ए के हल करने की प्रायिकता दी हुई है 1/2, और बी के हल करने की प्रायिकता दी है 1/3। स्वतंत्र रूप से है तो पहला काम तो आ गया आपको, स्वतंत्र है इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी बराबर 1/2 और 1/3 गुणा होंगे तो 1/6। स्वतंत्र रूप से दिया है इसलिए अपन ये कर पाए। पहला है इसमें समस्या हल हो जाती है। फर्स्ट पार्ट है समस्या हल हो जाती, तो हमसे बोला गया है भाई समस्या हल हो जाती है, तो समस्या हल, मान लीजिए मैंने अपनी क्लास में दो स्टूडेंट चुन लिए ए और बी, दोनों को क्वेश्चन दिया कि ये सॉल्व कीजिए, समस्या का हल ज्ञात कीजिए।
ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% चांस है कि ए सॉल्व कर देगा, और बी ने बोला मेरी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 33.33 या 1/3, ठीक है, सॉल्व करने की। अब समस्या हल हो जाती है, तो समस्या का हल कब मिलेगा, जब या तो ए कर दे या बी कर दे या दोनों कर दे, ठीक है। तो समस्या का हल एक तरीके से मतलब हुआ कम से कम एक, किसी एक ने भी हल कर दिया, कम से कम एक का हल करना, समस्या हल हो जाती है, मतलब कम से कम एक जने का समस्या को हल करना। तो किसी एक ने भी हल कर दिया तो हमारा काम हो गया, और हमारा काम हो गया तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब भी कम से कम एक आएगा हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कम से कम एक कैसे पता लगा, हमें ऐसे पता लगा कि समस्या का हल याद करना है, दो बच्चों को दिया है, दो स्टूडेंट्स को दिया है, तो समस्या का हल जब भी होगा जब कोई एक कर दे या फिर दोनों कर दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन 1/2 1/3 माइनस 1/6, लसअप आएगा 6, तो 2 3 3 2 माइनस 1 3 2 5 और 1 4/6, ठीक है। किसी ने बोला नहीं मैं तो इस विधि से नहीं करूंगा, मैं तो एक और विधि बताइए आपने, वो वाले से यूनियन ज्ञात करूंगा, यूनियन, ठीक है। तो यूनियन के लिए नहीं, यूनियन के लिए एक और मेथड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो अभी आज ही किया है हमने पहले क्वेश्चन में, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, दैट इज 1 माइनस ए का बार दैट इज 1/2, बी का बार 2/3, 2 से 2 कट हो गया, 1 माइनस 1/3 2/, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोला है उनमें से सिर्फ कोई एक समस्या हल कर लेता है, कोई एक समस्या हल कर देता है। अब ध्यान रखें यहाँ पे सिर्फ मतलब होता है तथ्य, इंग्लिश वालों को यहाँ आसान हो जाता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको नहीं पकड़ में आए उसको आप पेपर में एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में जरूर देख ले, बोर्ड में दोनों लैंग्वेज एक साथ आती है, हाँ ठीक है। तो तथ्य का मतलब होता है सिर्फ, और इंग्लिश में बोलते हैं ओनली। अब यहां और इसमें फर्क क्या है, इसमें है कम से कम एक हल करना, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है एक समस्या हल कर देता है उनमें से कोई एक। दोनों में फर्क ये बेटा, यहां पे दोनों भी काउंटेड है, ए ने कर दिया बी ने कर दिया और दोनों ने मिला के कर दिया, ठीक है। यहां पे ए और बी दोनों मिला के करते हैं वो भी काउंटेड है, बट यहां पे जो बोला गया है हमें उसमें केवल और केवल एक जना कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें क्या है, केवल और केवल या तो ए कर रहा है या फिर बी कर रहा है, दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें लिखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए ने हल किया बी ने नहीं किया, प्लस ए ने हल नहीं किया बी ने किया। वैल्यू उठा लेते हैं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, क्योंकि स्वतंत्र घटना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मान आपके पास अवेलेबल है यहां से, तो ये बन जाएगा 1/2 बी बार का मान बनेगा हमारे पास 2/3, एक में से घटा दीजिए, ये बनेगा 1/2 और ये बनेगा 1/3, 2 से 2 कट गया, यस, ये बन गया 1/3 प्लस 1/6 2 प्लस 1
हाँ 1/2 ही था ना, ये भी एक में से घटाएगा तो भी। तो हो गया ये फाइनल आंसर। उनमें से सिर्फ कोई एक समस्या को हल करता है, तो एक को हल कराना है, दूसरे ने नहीं, या फिर दूसरे ने तो पहले ने नहीं। ठीक है, तो ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। पक्का इतना निकलेगा मतलब? प्राइवेट है तो हाँ ठीक है। तो करते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 क्वेश्चन में बोला है, सॉरी 14 तो हो गया, नंबर 15। तो क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो घटनाएं चेक कीजिए, ई और एफ स्वतंत्र है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या बोला है भाई? ई बोला है हुकुम का पत्ता, निकाला गया पत्ता हुकुम का है। और एफ बोला है इक्का। अब हमें चेक करना है ये स्वतंत्र है या नहीं। तो मैंने आपको सभी प्रकार के पत्ते बता दिए। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी 2 होमवर्क दे रहा हूं आपको करने सेल्फ। ठीक है, अब देखिए करते कैसे हैं। ई बनाएंगे, ई हुकुम का पत्ता है। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? हुकुम के पत्ते होते हैं पूरे, जो गड्डी है उसमें 13। फिर लास्ट क्लास में हमने पूरे पत्तों का एक सेट बनाया था। ठीक है, वहां देखेंगे तो हुकुम के पत्ते होते हैं 13, 13 13 13 सभी प्रकार के पत्ते होते हैं। 13 पत्ते हुकुम के हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात की जाए तो कितना बन जाएगा? 13/52, 1/4। अब बात की जाए एफ मतलब इक्के की, तो इक्के होते हैं 4 और टोटल होते हैं पत्ते 52, तो 1/13। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों चीजें हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का होना, दोनों घटनाओं का घटित होना। अगर दोनों घटनाएं घटित होनी है, इसका मतलब है हुकुम का इक्का। इसको कैसे पढ़ेंगे? हुकुम का इक्का, जो ऐसा पत्ता जो इक्का भी हो और हुकुम का भी हो, तो हुकुम का इक्का। और हुकुम का इक्का कितना होता है पूरी गड्डी में? 1। तो प्रायिकता बनेगी 1/52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर, गुणा करने पर आप पाएंगे इसके बराबर आ रहा है। अतः स्वतंत्र घटना है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वतंत्र घटनाओं को चेक करना है। एक मैंने करके दिखा दिया, 2 पार्ट आप करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 60% हिंदी, तो हिंदी की प्रायिकता हो गई 60/100। ये 0 कट गया। ठीक है, हिंदी आ गई भाई। अंग्रेजी 40%, परसेंट का मतलब बटा 100, ज्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अब बोला है 20% दोनों, 20/100। अब पहला पार्ट प्रायिकता याद कीजिए, वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। एक छात्रावास है जिसमें अखबार आते हैं 2 तरह के, हिंदी अंग्रेजी। अब एक एक केस करके हमसे प्रायिकता पूछ रहे हैं। वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है।
ना हिंदी और ना ही अंग्रेजी। और जब भी और आता है तो इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, डी मॉर्गन लगेगा। डी मॉर्गन क्या कहता है, दोनों पे अलग अलग बार है, इसको कंबाइन कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई होल बार। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन, करते फाइंड। तो यूनियन कितना आएगा भाई, 3 2 5, ठीक है, इसी में जमा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच -1/5, ये बन गया अपने आप में 3 2 5, 1 बन गया, 1 - 1 कट गया, आंसर आ गया 1/5। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ना तो हिंदी ना ही अंग्रेजी। सेकंड पार्ट में है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है। अब कंडीशनल का खेल शुरू हो रहा है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, क्या पढ़ती है, हिंदी का अखबार। जो पता होता है वो कहाँ आता है, नीचे। तो हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, जो पता होता है वो नीचे, जो दिया जाता है वो नीचे, जो हो चुका होता है वो नीचे। ठीक है, सभी भाषाओं में नीचे। फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, मान सभी अवेलेबल है। इंटरसेक्शन 1/5 के बटे में ठीक है। पूरी कोचिंग के लगा दी बात आपके लिए चाहिए। नहीं सही में ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड पार्ट 1/3। बच्चों आज की मास्क डे है। अभी तो लगा बाकी में बटन लेके आया पूरा मास्क में। पॉइंट नंबर 3, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। अंग्रेजी का पढ़ती है, जो पढ़ती है, जो पता है वो नीचे। अंग्रेजी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एच, वैल्यू पुट करो 1/5, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, ये वाला पार्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, जो कि एमसीक्यूज है। पासों का एक जोड़ा छाला जाता है, जो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है। सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। अभाज्य संख्या और सम। नंबर 17, सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है 2 से स्टार्ट, 2 3 5 फिर 7। अब यहां पे बोला सम अभाज्य संख्या, तो कौन सी होगी, 2। पासे पर 2 ही है। ठीक है, अब पासे पर 2 आने की प्रायिकता क्या होती है, एक पासे पर 2 आने की प्रायिकता 1/6। एक पासे पर एक ही तो चांस हुआ 2 आने के लिए। ठीक है, तो पासे के जोड़े पर 2 आने की प्रायिकता बराबर, पहले वाले पे 1/6, दूसरे वाले पे 1/6, तो टोटल हो गई 1/36।
इसीलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी स्वतंत्र है, ठीक है, ए और बी स्वतंत्र है, तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। स्वतंत्र मतलब गुणा में होता है। अब ये कह रहा है यदि ए और बी परस्पर अपवर्जीय है। अगर अपवर्जीय होता है तो मैंने कंडीशन पहले भी लिखी है, फिर से बोल देता हूं, यदि अपवर्जीय होती है घटना, याद रखना ये अपवर्जीय घटना में क्या होता है, अपवर्जीय घटना में ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। और अगर इसकी प्रायिकता की बात की जाए, अपवर्जीय घटना में प्रायिकता की बात की जाए तो 5 की प्रायिकता 0 होगी। यह अपवर्जीय घटना की कंडीशन होती है जो कि कहीं से भी इससे बिलोंग नहीं करती, तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं आकाश। प्रोबेबिलिटी बोला है ए डैश बी डैश, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप स्वतंत्र घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। स्वतंत्र घटना में इंटरसेक्शन अलग अलग टूट जाता है। ए डैश का मतलब होता है 1 माइनस पी ऑफ ए और बी डैश का मतलब होता है 1 माइनस पी ऑफ बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13.2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक उदाहरण और है जो आपकी बुक में दे रखा है, उदाहरण नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14। ए और बी स्वतंत्र घटना है। ए और बी अगर स्वतंत्र घटना है तो अगेन स्वतंत्र घटना के लिए दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के गुणन के बराबर होता है। अच्छा, इसको इंटरसेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी डायरेक्ट विदाउट एनी साइन, तो भी समझ लेना इंटरसेक्शन है। उदाहरण नंबर 14। अब बोला है ए या बी में से न्यूनतम एक होना। न्यूनतम एक, कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन। न्यूनतम एक, कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन। तो हमको निकालना है यूनियन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है और इसको कुछ प्रूव करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। पहले अपना बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है हमारा यूनियन का बेसिक फॉर्मूला। पी ऑफ ए अपनी जगह पर, पी ऑफ बी अपनी जगह पर, माइनस इसका इंटरसेक्शन यहां से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज पी ऑफ ए पी ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी ऑफ बी कॉमन लिया जा सकता है, तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, पी ऑफ ए एज इट इज रखा, पी ऑफ बी कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लिया यहाँ गया 1, यहाँ पी ऑफ बी चला गया तो क्या बचा, पी ऑफ ए। 1 माइनस पी ऑफ ए, ये होता है पी ऑफ ए बार के बराबर, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये होता है पी ऑफ ए बार के बराबर। मतलब किसी भी प्रायिकता और उसके नहीं होने का जो योग होता है हमेशा एक होता है। मतलब ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार बराबर 1। अब अगर 1 माइनस पी ए लिखा है, अगर ये इधर शिफ्ट कर दिया तो ये किसके बराबर हो गया, पी ए बार, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब ये पी ए को, इस पी ए को फिर से लिख देते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी मल्टीप्लाई में पी ऑफ ए बार। यहां पे 1 माइनस पी ऑफ ए बार कॉमन ले लिया, कहां से, ये यहां और यहां, तो पी ऑफ ए बार माइनस का कॉमन लिया है, ध्यान रखिए माइनस का पी ए बार कॉमन लिया है, तो यहां क्या बच गया 1। माइनस का लिया है तो ये प्लस को माइनस में बदल देगा, तभी प्लस बनेगा ना, ये गुणा करने पे तभी तो प्लस बनेगा। अब ये क्या हो गया यहाँ पे 1 माइनस पी ऑफ ए बार 1 माइनस पी बी पी ऑफ बी बार, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, जब भी
घटनाएं स्वतंत्र हो तब ये P ऑफ A यूनियन B ऐसे भी काम करता है। A यूनियन B कैसे काम कर रहा है? 1 माइनस A का बार B का बार। अच्छा फिर C के लिए बोलो, अगर स्वतंत्र घटना है और ये आपको बोला गया इसका मान ज्ञात कीजिए, स्वतंत्र घटना के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए, तो एक तो बड़ा सा फॉर्मूला है, या फिर ये छोटा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? 1 माइनस पी ए बार, बस ठीक है। जब ए बी सी स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना होती क्या है? स्वतंत्र घटना ये होती है, जैसे मैंने किसी को क्वेश्चन दिया, मान लो आप क्लास के 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तीनों को प्रश्न दिया एक सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तीनों स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, ए अपना अलग कर रहा है, बी अपना अलग कर रहा है और सी अपना अलग कर रहा है, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। हो सकता है ए का आंसर आ जाए, बी और सी का नहीं आए, हो सकता है ए और बी का आ जाए, सी का नहीं आए, हो सकता है तीनों का एक साथ आंसर आ जाए। तो घटनाएं आपको पहचाननी पड़ेगी वो स्वतंत्र है या नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई काम सबको अलग अलग बांटा जाता है तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट वर्क होता है, ठीक है। जैसे होमवर्क, होमवर्क भी आप अपना अपना करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना भी अपना अपना करते हैं, हालांकि करते नहीं है लेकिन करते हैं, इनकी लैंग्वेज में करते हैं, ओके। तो कोई भी समस्या, कोई भी इस तरह की चीजें होती है वो इंडिपेंडेंट वर्क में आए, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट होगा तो फॉलो करेगा रूल को। इंडिपेंडेंट का रूल क्या है स्वतंत्र का? कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी। और इसको जरूरी नहीं है इंटरसेक्शन से शो किया जाए, कई बार ऐसे भी शो करते हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से 13.2 तक होता है कंप्लीट। हर एक क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिया है क्लास में। कल स्टार्ट, मतलब मंडे को स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट 13.3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन उसी में से आते हैं, जिसे बोलेंगे बेस थ्योरम, ठीक है। बड़ी सी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, ट्रिक सिखाऊंगा, उसी ट्रिक से क्वेश्चन होते चले जाएंगे, बड़े क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। राधे गोविंद महाराज।